स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप में से किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि 4 सेक्टर मॉडल पर मैं एक टॉपिक बनाऊं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है 4 सेक्टर मॉडल इन इंडिया। ठीक है, 4 सेक्टर मॉडल या फिर 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, है ना। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि 4 सेक्टर मॉडल क्या होता है, इसका जो इनकम का सर्कुलर फ्लो है वो किस तरीक़े से होता है, आय यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह किस प्रकार से होता है, और उसको हम लोग चित्र के द्वारा भी समझेंगे और इसकी कुछ मान्यताएं भी देखेंगे और लास्ट में छोटा सा कंक्लूज़न भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की जनसंख्या दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र हैं जो अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के अलावा इसका एक चौथा क्षेत्र भी है जो कि विदेशी पूंजी से संबंधित है। ठीक है, तो भारत क्या है वो चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि में, है ना। अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, जिसलिए इसका जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बड़ा है और अर्थव्यवस्था को अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से चलाया जा सके इसलिए इसको 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, और जिसमें प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है और चतुर्थ क्षेत्र या फिर चौथा क्षेत्र है। तो हम लोग छोटे छोटे इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तृतीयक क्षेत्र क्या है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको भी लिखिएगा तो बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है। प्राथमिक क्षेत्र यह वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। उदाहरण कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन आदि इसमें शामिल है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है कि डायरेक्ट चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। जिसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, ये सब। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण करता है। उदाहरण टमाटर से टमाटर सॉस बनाना। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र क्या करता है, प्राथमिक क्षेत्र से साधन लेता है ना, मतलब कि वस्तुएं लेता है, जैसे टमाटर हो गया या फिर कुछ भी वस्तु हुआ, और उसको क्या होता है कि वो फॉर्म में जाते हैं और फिर उसको वस्तु में उसका विनिर्माण किया जाता है ना, वस्तु में उसको बदला जाता है। जैसे टमाटर, मान लो वो प्राथमिक क्षेत्र से लिया, खेती कर रहा है। ठीक है, तो टमाटर की खेती कर रहा है तो वो टमाटर उसको बेचा, उसके बाद वो टमाटर से क्या बना रहा है, टमाटर सॉस बना रहा है ना। अब तृतीयक क्षेत्र देखेंगे। तृतीयक क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है, जैसे बैंकिंग, बीमा इत्यादि, है ना। तो बैंकिंग या बीमा या फिर और भी चीज़ जितना भी सेवाएं होता है वो सारा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, है ना। अब हम लोग चतुर्थ क्षेत्र देखेंगे, फोर्थ सेक्टर, है ना। चौथे क्षेत्र में विदेशी क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत विदेशी देशों के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था की अंतःक्रिया का पता चलता है। विदेशी लोग वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के साथ साथ वित्तीय बाजार के माध्यम से उधार लेने और उधार देने के संचालन के माध्यम से घरेलू फर्मों और परिवारों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। जो चतुर्थ क्षेत्र है, ठीक है, उसमें किसको शामिल किया गया है, विदेशी क्षेत्र को शामिल किया गया। और इससे क्या पता मतलब पता चलता है कि वो घरेलू क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो है उसको घरेलू क्षेत्र भी बोला जाता है ना, उसके साथ किस प्रकार से ये लोग अंतःक्रिया यानी कि व्यापार करते हैं ना। तो वस्तु और सेवाओं का आयात और निर्यात होता है विदेशों से घरेलू क्षेत्र में, है ना। या तो आयात होगा या तो निर्यात होगा। ठीक है, और जो ये लोग दोनों का बचत होता है ना, यानी कि जो भी बेनिफिट्स होता है या फिर जो भी प्रॉफिट होता है उसको ये लोग वित्तीय बाजार में, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में क्या करता है, जमा करता है। और जब इन लोग को ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ से क्या होता है, उधार लेता है। ठीक है, और इस प्रकार ये लोग घरेलू फर्म और परिवारों के साथ क्या करता है, अंतःक्रिया करता है, यानी कि व्यापार या बिजनेस करता है। ठीक है, घरेलू क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को जो विदेशियों को बेची जाती है उन्हें निर्यात कहा जाता है। ठीक है, घरेलू क्षेत्र से जो भी चीज़ बना है, वस्तु हो चाहे सेवा हो, सेवा में आ जाएगा श्रम, लेबर, जो यहाँ इस देश से बाहर देश को जा रहे हैं वो, या फिर जो वस्तुएं हैं उसमें आ जाएगा भूमि, पूंजी, वो सारा आएगा, है ना।
कि अगर वो विदेशों से कुछ यहाँ पे अगर फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उसके बदले में वो उसको भूमि दिए हैं, तो वो रेंट वगैरह ये सारा देते हैं, ठीक है। तो विदेशियों को जो भी बेची जाती है उसको क्या कहते हैं, निर्यात कहा जाता है ना। तो वहीं दूसरी ओर घरेलू परिवारों द्वारा विदेशी निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को क्या कहा जाता है, आयात कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर क्या होगा कि घरेलू परिवार द्वारा अगर बाहर से कोई चीज़ बेचा जा रहा है और वो लोग अपना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस वस्तु को खरीदता है या फिर मंगाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, आयात कहा जाता है, ठीक है। 4 क्षेत्रीय मॉडल निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है, ठीक है। तो जिस प्रकार हर मॉडल का कुछ ना कुछ मान्यता होता है, वैसे इसका भी कुछ मान्यता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या क्या मान्यता है। इस मॉडल में विदेशी क्षेत्र के प्रवेश और आयात और निर्यात पर सामान्य रूप से कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि कितना भी मात्रा में विदेशी क्षेत्र इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है, उसके लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई भी पाबंदी नहीं है। दूसरा है सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम है। सरकार बहुत कम ही इसमें हस्तक्षेप करती है कि नहीं तुम इतना ही इंपोर्ट करोगे या तुम इतना ही एक्सपोर्ट करोगे, वो बहुत रेयर केस में हस्तक्षेप करती है, वरना नहीं करती है, ठीक है। तीसरा, घरेलू और विदेशी दोनों बाज़ारों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता दोनों ही बाज़ार में पाया जाता है। चौथा है परिवार श्रम और पूंजी का निर्यात करता है, तो वहीं व्यवसाय वस्तु और सेवाओं का निर्यात करता है, ठीक है। परिवार श्रम और पूंजी का निर्यात करता है ना, तो वहीं व्यवसाय वस्तु और सेवाओं का निर्यात करता है ना। तो ये इसकी कुछ मान्यताएं थी। अब देखेंगे हम लोग कि 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो किस प्रकार होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह परिवार, फर्म, सरकार और विदेशी क्षेत्रों से मिलकर बनता है ना। तो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो आय का चक्रीय प्रवाह है उसको 4 भाग में बांटा गया। चक्रीय प्रवाह से ही वो स्पष्ट हो जा रहा है कि वो चक्रीय प्रवाह 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बोला गया ना, तो 4 क्षेत्र में उसको जाहिर सी बात है बांटेगा, है ना। तो उसको 4 भाग में बांटा गया कि इसमें परिवार, फर्म, सरकार और विदेशी क्षेत्र, है ना। ये 4 से ही ये मिल करके बनेगा। तो एक एक करके हम लोग सबका देखेंगे, ठीक है। तो पहला है घरेलू क्षेत्र, जिसको परिवार भी बोला जा सकता है ना। तो परिवार फर्मों, सरकारों और विदेशी क्षेत्र को फैक्टर सेवाएं प्रदान करती है, यानी कि श्रम प्रदान करती है, जिसके बदले में उसे कारक भुगतान यानी पारिश्रमिक प्राप्त होता है। परिवारों को सरकार और विदेशी क्षेत्र से हस्तांतरण भुगतान भी मिलता है, ठीक है। तो परिवार जो है वो क्या करती है, लेबर प्रोवाइड करवा रही है फॉर्म को, है ना। फॉर्म को या फिर बाहर विदेशी क्षेत्रों में भी वो उसको लेबर प्रोवाइड करवा रही है, या फिर फैक्टर सेवाएं में क्या आ जाएगा, भूमि, पूंजी, श्रम, है ना। ये सारा क्या आएगा, फैक्टर सेवा में आएगा कि ये सारा उपलब्ध करवाती है, जिसके बदले में उसको क्या होता है कि वेजेस मिलता है। अगर वो श्रम प्रदान कर रही है तो वेजेस मिल रहा है, अगर वो भूमि अपना ज़मीन दे रहा है तो उसके बदले में उसको रेंट मिल रहा है, ठीक है। और अगर वो कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो ये सारा है कि उसको घरेलू क्षेत्र को प्राप्त होता है, और घरेलू क्षेत्र फॉर्म को क्या होता है, फैक्टर सेवाएं प्रदान करती हैं, ठीक है। और परिवार अपनी आय निम्नलिखित पर खर्च करते हैं, ठीक है। तो परिवार जब अपना फैक्टर सेवाएं उसको दिया, उसके बदले में उसको वेजेस या फिर रेंट या फिर प्रॉफिट जो भी मिला, तो वो खर्च कहाँ करी है ना, तो वो खर्च कहाँ कहाँ करती है, चलिए देखते हैं। फर्मों से खरीदी गई वस्तु और सेवाओं के लिए भुगतान, वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए फर्म से जो भी सामान बनते हैं, जैसे साबुन हो गया, खाने का सामान हो गया, दाल चावल चीनी, ये सारा जो भी बन रहा है वो सारा वो आवश्यकता का सामान या फिर कपड़ा हो गया खरीदती है, तो उसके लिए भुगतान करती है, कुछ पे करती है ना। तो वहाँ वो अपना पैसा वेस्ट करती है। फिर सरकार को कर का भुगतान भी देना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स या फिर डायरेक्ट टैक्स जो भी बोलो वो देना पड़ता है, ठीक है। फिर आयात के लिए भुगतान, यदि कुछ वो आयात करवा रही है तो उसके लिए वो कुछ भुगतान करेगी। तो इन सब चीज़ों में जो परिवार है अपनी आय का खर्च करते हैं, है ना। अब दूसरा है फर्म, ठीक है। फर्म को अपने माल और सेवाओं की बिक्री के लिए घरों, सरकारों और विदेशी क्षेत्रों से राजस्व प्राप्त होता है, ठीक है। फर्म को क्या होता है कि अपने माल और सेवाओं की बिक्री के लिए, है ना, वो फर्म अपना वहाँ कुछ भी प्रोडक्ट बना रहा है फिर उसको बेच रहा है ना, तो वो हो सकता है कि सरकार को बेच रहा है, या फिर परिवार मतलब अपनी आवश्यकता के लिए खरीद रहा है, या फिर विदेशी क्षेत्र यानी कि विदेश से अगर उसका वस्तु का डिमांड है तो वहाँ बेच रहा है। तो वो जो भी वस्तु फॉर्म में बन रहा है उसको वो बेच रहा है, उसके एवज में क्या हो रहा है कि लोग उसे पैसा दे रहे हैं, उस वस्तु या सेवा को खरीद रहे हैं, तो उसके एवज में उसको पैसा दे रहे हैं, जहाँ से उसको राजस्व प्राप्त होता है। राजस्व यानी कि पैसा उसको मिलता है, ठीक है। फर्म को यहाँ पे पैसा मिल रहा है, ठीक है।
फर्मों को सरकार से सब्सिडी भी मिलती है, ठीक है। सरकार क्या करती है कि फर्म सुचारू रूप से चल सके और वो स्वतंत्र रूप से अपने काम को बढ़ा सके, उसका इंक्रीमेंट हो, इसलिए सरकार क्या होता है कि कुछ छूट दे देती है, छोटा मोटा छूट, ताकि वो सुचारू रूप से अपना काम चला सके, ठीक है। फर्म निम्नलिखित के लिए भुगतान करती है। फर्म को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ कहाँ खर्च करेगा, तो है परिवार को फैक्टर सेवाएं, सरकार को कर, विदेशी क्षेत्र को आयात, है ना। परिवार को फैक्टर सेवा यानी कि परिवार से जो भी वो सेवा ले रहा है, भूमि, पूंजी, श्रम, ये सारा है ना, श्रम ले रहा है तो उसके बदले में उसको वेजेस दे रहा है। और अगर भूमि उस मतलब परिवार का अगर कोई भूमि पे बना हुआ है या फिर भूमि दिया गया है तो उसके बदले में उसको रेंट दे रहा है, तो ये सारा है। फिर सरकार को कर भी दे रहा है वो, कोई भी फर्म लगता है तो सरकार को उसको टैक्स देना ही पड़ता है, तो वो टैक्स देता है। या फिर विदेश से कुछ अगर वो सामान मंगा रहा है या आयात कर रहा है तो उसके लिए उसको कुछ कर देना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से फर्म अपना पैसा जो है वो इन सब चीज़ों के लिए भुगतान करती है, ठीक है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे सरकार। सरकार को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, करों, शुल्कों आदि के लिए फर्मों, परिवारों और विदेशी क्षेत्रों से राजस्व प्राप्त होता है। सरकार परिवार को कारक भुगतान करती है और हस्तांतरण भुगतान और सब्सिडी पर भी धन खर्च करती है, ठीक है। तो सरकार को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, करों, शुल्कों आदि के लिए फर्म, परिवारों और विदेशी क्षेत्रों से राजस्व प्राप्त होता है, ठीक है। सरकार भी अपना कोई प्रोडक्ट या फिर जो सेवा होती है वो देती है फर्म को या फिर परिवार को या फिर विदेशी क्षेत्र में कहीं भी देती है, तो उसके एवज में उसको भी कुछ पैसा मिलता है, तो उससे उसको क्या होता है कि पैसा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। परिवार यानी कि वो अगर घरेलू क्षेत्र में कर रहा है तो वो उन लोगों से बहुत कम मात्रा में पैसा वसूल करता है ना। सरकार कुछ भी देता है तो वो क्या होता है कि न्यूनतम रेट पे देता है, ठीक है, वो अधिकतम रेट नहीं लेगा। फिर भी ले तो रहा है ना, तो उससे उसको राजस्व प्राप्त होता है। और इसके बदले में सरकार क्या होता है, और सरकार यदि कारक भुगतान जैसे कि रेंट, कारक भुगतान में क्या क्या आएगा, श्रम, लेबर, पूंजी, ये सारा आएगा, है ना। तो वो सारा क्या होता है कि अगर वो घरेलू क्षेत्र से लेती है या परिवारों से लेती है तो उसके लिए भी भुगतान करती है। और इसके अलावा सरकार क्या होता है कि लोगों की भलाई के लिए, है ना, जैसे रोड का निर्माण, तालाब, बांध, पुल, ये सब का निर्माण करवाती है, तो उस सब पे भी सरकार का पैसा खर्च होता है। और इसके अलावा जो सब्सिडी देती है उस पर भी सरकार क्या होता है कि अपना पैसा तो लगा रहा है ना, उन लोग से सब्सिडी मतलब आधा छूट देता है या फिर कभी कभी पूरा छूट देता है। तो सरकार को पैसा तो फिर भी लग रहा है ना, आधा दे रहा है तब भी आधा पैसा लग रहा है और पूरा दे रहा है तो भी लग रहा है। तो उसमें सरकार को जो भी राजस्व प्राप्त होता है, जो भी पैसा प्राप्त होता है, इन सब चीज़ पर वो खर्च करती है, ठीक है। अब चौथा है विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए फर्मों, परिवारों और सरकार से राजस्व प्राप्त होता है। यह फर्म और सरकार से वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए भुगतान करता है, ठीक है। विदेशी क्षेत्र को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए, ठीक है। विदेशी क्षेत्र जो है वह अपना कोई भी वस्तु या सेवा बेच रहा है फर्म, परिवार या सरकार को, तो ये लोग उसके एवज में उसको कुछ पैसा देते हैं, जिससे कि उसको क्या होता है, पैसा प्राप्त होता है, यानी कि राजस्व प्राप्त होता है। और इसके लिए यदि वो कुछ आयात करता है घरेलू क्षेत्र से या फिर सरकार से या फिर फर्म से, तो उसके एवज में उसको भुगतान करना पड़ता है। तो इस प्रकार वो जो पैसा कमा रहा है तो दे भी रहा है ना। अब देखते हैं परिवार, फर्मों और सरकारी क्षेत्र की जो बचत होती है वह वित्तीय बाजार में जमा हो जाती है। वित्तीय बाजार परिवारों, फर्मों और सरकार को पैसे उधार देकर निवेश करता है। वित्तीय बाजार में पैसे का आना जाना बराबर होता है, जो कि आय के चक्रीय प्रवाह को पूर्ण और निरंतर बनाता है, ठीक है। तो अब जो ये चारों क्षेत्र हैं, क्या है, घरेलू क्षेत्र है, सरकार है, फर्म है और विदेशी क्षेत्र है, ठीक है। तो इन सब का जो भी बचत या फिर जो भी सेविंग्स होता है वो सारा कहाँ होता है, वित्तीय बाज़ार में जमा होता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में जमा करता है ये लोग, और ये लोग को जब ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ से ये लोग उधार लेता है। तो उधार लेगा तो जाहिर सी बात है कि उधार चुकाना भी पड़ेगा, तो जितना उधार लेता है उतना उधार चुकाता भी है, और इंटरेस्ट भी लगता है। उधार लेगा तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से क्या होता है, जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है वो बराबर रहता है या पूर्ण और निरंतर रूप से क्या होता है, चलते रहता है ना। अब इस थ्योरी को हम लोग थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा देखेंगे, ताकि हम लोग इसको और अधिक स्पष्ट रूप से और शॉर्ट में समझ सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको डायग्राम के द्वारा देखेंगे। देखिए, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के मॉडल को चित्र द्वारा और भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ये इसका चित्र है ना, इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, फॉरेन सेक्टर है, यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पे हाउस होल्ड्स है और यहाँ पे फर्म्स है। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे फॉरेन सेक्टर और हाउस होल्ड्स का एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि फॉरेन सेक्टर किस लिए हाउस होल्ड को पेमेंट करते हैं, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विस, यानी कि हाउस होल्ड जो फॉरेन सेक्टर को पेमेंट फैक्टर सर्विस दे रहा है। फैक्टर सर्विस में क्या क्या आएगा, श्रम, पूंजी, भूमि, है ना, ये सब अगर वो उसको दे रहा है, श्रम अगर दे रहा है यानी कि श्रमिक उपलब्ध करवा रहा है तो उसको वेजेस मिलेगा, भूमि दे रहा है तो उसको रेंट मिलेगा, और अगर पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो ये सारा चीज़ जब उसको दे रहा था फॉरेन सेक्टर, उसको लिए उसको पेमेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है, जितना शुद्ध अंतःकरण भुगतान, है ना, जितना भी उसका पैसा बनता है उतना उसको पैसा वो फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड्स को दे रहा है, घरेलू क्षेत्र को दे रहा है, ना उससे एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा। ठीक है, अब जो हाउस होल्ड है, घरेलू क्षेत्र फॉरेन सेक्टर को किस लिए पैसा देता है, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स। अगर वो वहाँ से कुछ आयात करवाता है, फॉरेन सेक्टर का कुछ भी विदेशी सामान अगर वो आयात करवा रहा है तो उसके लिए वो उसको क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि फॉरेन सेक्टर फर्म से किस प्रकार से रिलेटेड है ना। तो देखेंगे कि जो फर्म्स है, ठीक है, वो किस लिए फॉरेन सेक्टर को पेमेंट करते हैं, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। अगर फर्म विदेशी क्षेत्र से कुछ आयात करवाता है तो उसके लिए पेमेंट करता है, और अगर फॉरेन सेक्टर फर्म से कुछ लेता है, रिसिप्ट फॉर एक्सपोर्ट, है ना, कुछ लेता है तो वो उसके लिए उसको पे करता है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो घरेलू क्षेत्र है वो सरकार से किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से वो लोग रिलेटेड है एक दूसरे से, है ना। तो गवर्नमेंट क्या है, वो घरेलू क्षेत्र को किस लिए पेमेंट करती है, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट्स में वही आ जाएगा, श्रम, भूमि, पूंजी। ठीक है, तो इसलिए उसको गवर्नमेंट उसको दे रहा है। फिर ट्रांसफ़र पेमेंट, है ना, ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या आएगा कि अगर मतलब घरेलू क्षेत्र का जो भी उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ उसको पैसा देती है, जिसको कि ट्रांसफ़र पेमेंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है टैक्स पेमेंट, मतलब जो घरेलू क्षेत्र है वो सरकार को क्या दे रहा है, टैक्स दे रहा है, जो कि पेमेंट है। ठीक है, अब देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या है, वो फर्म से किस प्रकार रिलेटेड करता है, या फिर इसका जो सर्कुलर आय का प्रवाह है वो कैसे देता है। ठीक है, तो ये इसको पेमेंट दे रहा है गवर्नमेंट, फर्म को क्यों पेमेंट दे रहा है, पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विस, है ना। फर्म जो भी गुड्स एंड सर्विस दे रहा है सरकार को, उसके बदले में वो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट उसको पेश कर रहा है। फिर सब्सिडीज़ दे रहा है गवर्नमेंट फर्म को, इन अपना क्या बोलते हैं, सुचारू रूप से वो चला सके, फर्म बिना मतलब फ्रीडम से चला सके, इसलिए वो क्या हो रहा है कि उसको सब्सिडीज़ दे रहा है। और फर्म सरकार को क्या दे रहा है, टैक्स पेमेंट कर रहा है। ठीक है, उसके लिए वो टैक्स दे रहा है। ठीक है, अब जो ये घरेलू क्षेत्र है वो फर्म से किस प्रकार रिलेटेड है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। हाउस होल्ड, घरेलू क्षेत्र के जो भी परिवार है उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो क्या है, फर्म से पूर्ति हो रही है। जैसे फर्म में अनाज बन रहा है, चावल, गेहूँ, या फिर चीनी, दाल वगैरह, या फिर वस्तु मतलब कपड़ा, ये सब बन रहा है, तो वो सारा कंजप्शन क्या हो रहा है, खरीद रहा है। घरेलू क्षेत्र के लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद रहे हैं, इसलिए वो उसको पैसा दे रहे हैं, तो ये इससे कनेक्टेड है। फिर फर्म्स हाउस होल्ड को क्यों दे रहे हैं, फैक्टर पेमेंट के लिए, क्योंकि ये श्रम, भूमि, पूंजी ये सारा फर्म को उपलब्ध करा रहे हैं, इसके लिए ये उसको पेमेंट करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेविंग्स और बोरोविंग्स है, इधर भी सेविंग्स और बोरोविंग्स है, इधर भी सेविंग्स और बोरोविंग्स है ना। मतलब कि ये लोग का जो भी बचत हो रहा है वो कहाँ ये लोग कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट में जमा कर रहा है, और जब भी लोग को ज़रूरत पड़ता है तो वो लोग बोरो कर लेता है, यानी कि ले लेता है। तो इस प्रकार ये जो चक्र है ये चलते रहता है ना, आय का सर्कुलर फ्लो इस प्रकार से चलता है। तो अब हम जो हम चित्र में समझा उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो सिर्फ हम पढ़ के बता दे रहे हैं ना, उसको हम और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, और ये भी बहुत सिंपल वे में बताएं तो समझ में आ जाना चाहिए, है ना। चित्र से घरेलू क्षेत्र विदेशी क्षेत्र को श्रमिक या सेवाएं प्रदान करती है, जिसके बदले में विदेशी क्षेत्र घरेलू क्षेत्र को पारिश्रमिक देती है ना, यानी कि फैक्टर पेमेंट जो भी है। ठीक है, विदेशी क्षेत्र घरेलू क्षेत्र को नेट ट्रांसफ़र पेमेंट यानी कि शुद्ध अंतःकरण भुगतान करता है ना। जो फॉरेन सेक्टर क्या है, वो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड वर्कर्स को। ठीक है, उसके बाद क्या है, भुगतान करती है, मतलब जितना उसका पैसा बनता है ना उससे एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा देती है। ठीक है, उसके बाद है घरेलू क्षेत्र विदेशी क्षेत्र से कुछ भी आयात करता है तो वह उसके लिए क्या करती है, भुगतान करती है। ठीक है, ये था
हाउस होल्ड्स और विदेशी फर्म का। ठीक है, आप देखेंगे कि विदेशी फर्म और सॉरी विदेशी क्षेत्र और फर्म किस प्रकार से रिलेटेड है ना। यह फर्म यदि विदेशी क्षेत्र से कुछ आयात करती है तो उसके लिए वह भुगतान करती है, और यदि विदेशी क्षेत्र फर्म से कुछ निर्यात करती है तो वह फर्म को उस चीज़ के लिए या निर्यात के लिए भुगतान करती है ना। ये वाला कहाँ का था, इधर साइड का था, है ना। ये वाला उसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सरकार घरेलू क्षेत्र को फैक्टर पेमेंट यानी कि कारक भुगतान देती है, अर्थात घरेलू क्षेत्र से जब सरकार को भूमि, पूंजी, श्रम इत्यादि उपलब्ध कराती है तो सरकार उन्हें कारक भुगतान देती है। इसके अलावा सरकार घरेलू क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हस्तांतरण भुगतान यानी कि ट्रांसफ़र पेमेंट भी करती है। घरेलू क्षेत्र सरकार को वस्तुओं तथा सेवाओं के बदले कर का भुगतान करती है ना। वो वाला जो बताया वो ये वाला था। ठीक है, सरकार जब फर्म से वस्तुएं तथा सेवाएं लेती है तो वह उन वस्तुओं तथा सेवाओं के बदले भुगतान करती है और फर्म को सब्सिडीज प्रदान करती है ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य जारी रख सके, और फर्म सरकार को वस्तुओं तथा सेवाओं के बदले कर का भुगतान करती है। ये जो समझा है वो ये वाला था। ठीक है, गवर्नमेंट और फर्म्स का रिलेशन को बताया गया है। फर्म द्वारा जो भी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जाती है उनका घरेलू क्षेत्र द्वारा उपभोग किया जाता है और इन उपभोग के बदले वे फर्म को भुगतान करते हैं जिसे उपभोग व्यय कहा जाता है। और जब फर्म अपनी आवश्यकता अनुसार घरेलू क्षेत्र से भूमि, पूंजी, श्रम आदि की मांग करता है तो वह उसके बदले घरेलू क्षेत्र को भुगतान करता है जिसे कारक भुगतान कहा जाता है ना। ये फर्म और हाउस होल्ड्स जो है ना, हाउस होल्ड्स का जो रिलेशन है उसको बताया गया है कि उन लोग के बीच आय का जो सर्कुलर फ्लो होता है वो किस प्रकार से होता है, ये वाला चीज़ है ना ये। ठीक है, वित्तीय बाजार में सरकार घरेलू क्षेत्र तथा फर्म अपनी बचत को जमा करते हैं और उन्हें जब आवश्यकता होती है तो वो वित्तीय बाजार से उधार भी लेते हैं। ठीक है, जो सेविंग्स और बोरोविंग्स था वो सारा होता है। ठीक है, अतः इस प्रकार चार क्षेत्रीय मॉडल अर्थव्यवस्था की संरचना को दर्शाता है। इसके अलावा यह विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर निर्भरता को भी दर्शाता है। यह धन के प्रवाह में होने वाले रिसाव के बारे में भी जानकारी देता है और राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चयों के आकलन में मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार चार क्षेत्रीय मॉडल का जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होता है, भारत का क्या संरचना है उसको दर्शाता है ना। इसके अलावा वो क्या क्या बताता है कि ये जो विदेशी देश है वो आपस में हमारे देश से किस प्रकार से कनेक्टेड है और उनके बीच जो इनकम का सर्कुलर फ्लो है वो किस प्रकार से होता है। और ये जो है अध्ययन करने में भी यानी कि इसका अगर कुछ हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें भी मदद करता है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपकी और भी कोई रिक्वेस्ट होगी तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसे जल्द से जल्द अपलोड करने की। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।